हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं था। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में इसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आया था कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, रण उत्सव जो है ये आपका गुजरात राज्य में मनाया जाता है, तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य उत्सव के बारे में, तो नवरात्रि, जन्माष्टमी, उत्तरायण उत्सव ये जो आपके गुजरात राज्य में मनाए जाते हैं। इसके अलावा गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा ये जो आपके महाराष्ट्र राज्य में मनाए जाते हैं। लोकरंग उत्सव, तेजाजी उत्सव, खजुराहो उत्सव ये जो आपके मध्य प्रदेश के उत्सव हैं। गणगौर, तीज और बूंदी ये सब जो उत्सव है ना, ये राजस्थान राज्य के उत्सव हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये जो है कब लागू हुआ था। तो देखिए, देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जो है 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये लागू किया गया था। तो 1972 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। इसके अलावा बात कर ले भारत सरकार द्वारा पारित अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरण और जैव विविधता अधिनियम के बारे में, जैसे कि जैविक विविधता अधिनियम ये जो आपका 2002 में पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इसे जो है 1986 में पारित किया गया था। वायु प्रदूषण को रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम ये जो आपका 1981 में पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम इसे जो है 1980 में पारित किया गया था। जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम इसे जो है 1974 में जो है पारित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि धौलावीरा एक हड़प्पा शहर है और वर्तमान में ये जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका धौलावीरा है ना, ये पश्चिमी गुजरात के कच्छ के रण में एक हड़प्पा शहर है, जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी जो है इसे शामिल किया गया है। और ये विश्व धरोहर सूची में अंकित होने वाला भारत का 40वां साइट है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपका धौलावीरा स्थल है ना, इसे जो है वर्ष 1968 में इसे खोजा गया था। और ये जो आपका जल प्रबंधन, रचनात्मक तंत्र, विशेष दफन संरचनाओं आदि जैसे अनूठी विशेषताओं के लिए जो है ये आपका जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राजा नागभट्ट प्रथम का जो संबंध है ना, ये किस वंश से है। तो देखिए, नागभट्ट प्रथम की बात कर ले तो ये जो आपके प्रतिहार राजवंश के ये जो है संस्थापक थे। तो प्रतिहार राजवंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो देखिए, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात कर ले तो ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में, जैसे कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जो है कहाँ पर है, तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जो आपका अहमदाबाद गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच आर्टिकल हैज़ द राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का जो अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 14 से 18 के तहत है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष समानता है, यानी आपके समानता के अधिकार में कानून के समक्ष जो समानता का अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 14 में है। तो अनुच्छेद 14 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर अनुच्छेद 15 की बात कर ले तो इसमें आपका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध ये जो आपका अनुच्छेद
अनुच्छेद 15 में है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करना, ये जो आपका अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 17 में जो आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन है और अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों के अंत के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिंधु विश्वविद्यालय ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए सिंधु विश्वविद्यालय की बात कर ले तो ये आपका अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाल ही में 2021 में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय ये जो है कहाँ पर खुलेगा, तो ये आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो खुलेगा। तो अगर ये पूछा गया था तो लद्दाख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट आर द टू मेजर आइसलैंड ग्रुप इन इंडिया, यानी भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह कौन कौन से हैं। तो देखिए भारत में जो दो प्रमुख द्वीप समूह है ना, एक तो आपका लक्षद्वीप समूह है और सेकंड आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। बात कर ले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये जो आपका बंगाल की खाड़ी में मौजूद है। इसके अलावा लक्षद्वीप जो समूह है ना, ये अरब सागर में स्थित है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज ए मॉडरेट लीडर इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है एक उदारवादी नेता थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता की बात कर ले तो ये आपका दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, ये सब जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है उदारवादी नेता थे। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि NHPC जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसके जो है नए अध्यक्ष हाल ही में जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए NHPC के हाल ही में जो नए अध्यक्ष और MD है ना, ये यमुना कुमार चौबे को बनाया गया है, तो यमुना कुमार चौबे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त ये जो है किसके शासन काल में जो है ये लागू किया गया था। तो देखिए जब 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था तब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 के रणजी ट्रॉफी में अपने डेब्यू मैच में जो है 300 रन से अधिक किस खिलाड़ी ने मारा है, जो कि अपने डेब्यू मैच में सबसे ज़्यादा रन मारने वाले जो है खिलाड़ी बन गए हैं। तो देखिए 2022 के रणजी ट्रॉफी में बिहार के साकिबुल गनी ने जो है अपने डेब्यू मैच में मिजोरम के खिलाफ 405 गेंद में जो है ये 341 रन मारकर जो है ये सर्वाधिक रन बनाने वाले जो है खिलाड़ी बन गए हैं। तो साकिबुल गनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये किस राज्य से हैं, तो ये बिहार राज्य से हैं। और इन्होंने जो है किस टीम के खिलाफ मारा था, तो ये मिजोरम के खिलाफ मारे थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सितंबर 2021 तक भारत के किस राज्य के उच्च न्यायालय में जो है एक भी महिला जज नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के टोटल 5 राज्यों में जो है एक भी महिला जज नहीं है, और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो मणिपुर, मेघालय, बिहार, त्रिपुरा और उत्तराखंड, इस 5 राज्यों में जो है उच्च न्यायालय में कोई भी महिला न्यायाधीश नहीं है। तो इन 5 राज्यों में से कोई भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल का निर्माण ये जो है कहाँ करवाया था। तो देखिए जहाज महल का जो निर्माण है ना, ये गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा 1469 ईस्वी में मांडू मध्य प्रदेश में करवाया गया था। तो मांडू मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जिसे वह जनान खाना के रूप में भी जो है इस्तेमाल करता था। बात कर ले गयासुद्दीन खिलजी के बारे में, तो देखिए गयासुद्दीन खिलजी वंश का जो है ये द्वितीय सुल्तान था, जिसका शासनकाल जो है 1439 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक रहा था। और इसके द्वारा ही जो है शेख की मज़ार की पहली इमारत का जो निर्माण है वो करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मार्च 2022 में अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में 11वें खेल महाकुंभ का जो उद्घाटन है ना, ये किसने किया था। तो देखिए मार्च 2022 में गुजरात के सरदार पटेल स्टेडियम में 11वें खेल महाकुंभ का जो उद्घाटन है ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करवाया गया था। तो नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले खेल महाकुंभ के बारे में, तो देखिए खेल महाकुंभ जो आपका 2010 में गुजरात में 16 खेलों और 13 लाख प्रतिभागियों के साथ जो है ये आपका शुरू हुआ था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि खेल महाकुंभ की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपका 2010 में हुआ था। और अब जो है खेल महाकुंभ में
36 जो है वो सामान्य खेल हैं और 26 जो है वो आपके पैरा स्पोर्ट्स जो है वो शामिल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तुजुके बाबरी ये जो है किस भाषा में लिखी गई है। तो देखिए ये जो आपका तुजुके बाबरी है ना, ये भारत के मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है और बाबर ने इसे जो है तुर्की भाषा में लिखा था। तो तुर्की आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले तुजुके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद ये जो है किसने किया था, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए तुजुके बाबरी को फारसी भाषा में जो अनुवाद है ना, ये अब्दुल रहीम खान खाना ने जो है बाबरनामा नाम से किया था। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कल्याणी अम्मा ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए कल्याणी अम्बा का जो संबंध है ना, ये मोहिनी अट्टम से है। तो मोहिनी अट्टम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले मोहिनी अट्टम ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा VN मेनन, कल्याणी अम्मा, सुनंदा नायर, कलामंडलम क्षेमवती, माधुरी अम्मा और जयप्रभा मेनन, इन सभी का जो संबंध है ना, ये मोहिनी अट्टम से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो है वर्तमान में चेयरमैन कौन है, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए वर्तमान में NHRC के जो अध्यक्ष है ना, ये न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। तो अरुण कुमार मिश्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना ये जो है कब की गई थी। तो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये जो है किसके क्षेत्राधिकार में आता है। तो ये भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे ये जो है किस पंचवर्षीय योजना के बाद जो है इसे घोषित किया गया था। तो देखिए प्लान हॉलीडे से तात्पर्य है उस त्रिवर्षीय योजना से है जो तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1961 से लेकर 1966 तक रहा था। और ये जो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है ये लागू किया गया था। और इस योजना के दौरान जो है नई कृषि नीति के अंतर्गत उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीजों वितरण, विस्तृत पैमाने पर उर्वरकों के प्रयोग, सिंचाई क्षमता का विस्तार, मृदा संरक्षण पर विशेष रूप से जो है बल देने की रणनीति जो है वो अपनाई गई थी, ताकि इनमें से होने वाले कम हत्यापतन के संकट को जो है टाला जा सके। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। आपके 4 स्टेटमेंट दिए गए थे जिसमें आपको बताना था कि इनमें से कौन सा कथन जो है संविधान के बारे में गलत दिया हुआ है। तो एक स्टेटमेंट आपका दिया हुआ था कि मूल संविधान में आपके जो भाग थे ना वो आपके 25 भागों में विभाजित थे। तो ये कथन जो आपका गलत दिया हुआ था, क्योंकि मूल संविधान में जो आपके 395 अनुच्छेद थे और 22 भागों में जो आपका विभाजित था। तो ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। और इसमें जो आपके केवल 8 अनुसूचियां थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान समय में अगर बात कर लें तो वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां और 25 भागों में विभाजित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर जो है वो सबसे कम थी। तो देखिए 2011 की जनगणना से जो है आज आपके 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि अभी तक मुझे एक ही प्रश्न मिले हैं। 2 प्रश्न किसी भी बच्चे को याद है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो साक्षरता दर था ना वो सबसे कम था। और कितने परसेंट था बिहार का साक्षरता दर, तो ये 63.8% था। उसके बाद सेकंड अगर बात कर ले, सेकंड सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन था, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश था। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 67% जो है वो साक्षरता दर रहा था। वहीं अगर बात कर ले 2011 में भारत की साक्षरता दर क्या रही थी, अगर भारत का पूछा जाए तो भारत का जो साक्षरता दर रहा था वो 74.6
82.04% रहा था। वहीं अगर पुरुषों की साक्षरता दर की बात कर ले तो 82.14% रहा था और महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 65.46% रहा था। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य की बात कर ले तो ये आपका केरल राज्य का रहा था जो कि 94% रहा था। सेकंड पे आपका जो है लक्षद्वीप का रहा था और थर्ड पे जो आपका मिजोरम राज्य का रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि देव दीपावली ये जो है पर्व कब मनाया जाता है, या फिर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि देव दीपावली जो पर्व है ना ये कौन से स्थान के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि देव दीपावली पर्व दिवाली के 15 दिन बाद मनाया जाता है और ये जो आपका कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार है जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो स्थान में अगर पूछा गया था तो वाराणसी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मोजिला फायरफॉक्स ये जो है कब बना था, यानी कब जो है ये फॉर्म हुआ था। तो देखिए मोजिला फायरफॉक्स की बात कर ले तो ये आपका जो है 2002 में जो है इसे बनाया गया था। तो 2002 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और किसके द्वारा बनाया गया था तो देखिए मोजिला समुदाय के सदस्य द्वारा, जिसका कोड नेम क्या था तो फिनिक्स था। फिनिक्स के तहत जो है ये मोजिला फायरफॉक्स को जो है बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपका मोजिला फायरफॉक्स है ना एक वेब ब्राउज़र है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि 1885 में हुआ था, इसकी जो अध्यक्षता है ना ये किसने की थी। तो देखिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की बात कर ले तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना ये 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है इसकी स्थापना की गई। और इसके जो संस्थापक महासचिव यानी जो जनरल सेक्रेटरी थे वो A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को जो है पहले अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्त किया था। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर इसके संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ना ये आपके A.O. ह्यूम थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो ये 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। बात कर ले दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता ये जो है किसने की थी तो देखिए दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना ये आपका कलकत्ता में हुआ था जो कि 1886 में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। वहीं अगर तीसरे अधिवेशन की बात कर ले तो ये 1887 में मद्रास में, जो कि वर्तमान में इसका चेन्नई नाम है, और इसकी जो अध्यक्षता है ये बदरुद्दीन तयाबज्जी के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फॉर सेपरेटिंग द मेल एड्रेस, यानी जो आपको मेल एड्रेस को सेपरेट करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो आपका सिंबल पूछा गया था तो @ का जो है प्रयोग किया जाता है। तो @ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका MS वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड और वर्डप्रेस दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका वर्डप्रेस है ना एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ना कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। और ये जो आपका PHP और MySQL पर जो है ये आपका आधारित रहता है। तो वर्डप्रेस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि MS एक्सेल में स्टेटस बार को शो तथा हाइड किससे करते हैं। तो देखिए MS एक्सेल में स्टेटस बार को शो तथा हाइड जो है ये Ctrl+Shift+F1 से किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज ए पर्सन हु हैज़ ए प्रॉब्लम इन रीडिंग कॉल्ड, यानी जिसको रीडिंग करने में प्रॉब्लम होता है, जिस व्यक्ति को रीडिंग करने में प्रॉब्लम होता है उसे जो है क्या कहते हैं। तो उसे जो है आपका डायस्लेक्सिया कहा जाता है। तो डिसलेक्सिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका इंग्लिश में वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो आपके प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि SMTP का जो है कंप्यूटर में फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए SMTP का जो फुल फॉर्म होता है ना ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में, जहां से आगे के शिफ्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि UPS का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। सारा का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। SMPS का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। URL का पूछा जाए तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। DVD का आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। CRT का आपका कैथोड रे ट्यूब होता है। SAP की बात कर ले तो सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स होता है। PNG का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। USB का आपका यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। GPU का आपका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है और VPN का आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आता है कि घेंघा यानी ग्वाइटर रोग जो है ये किसकी कमी से होता है। तो देखिए ये जो आपका घेंघा रोग होता है ना, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो आयोडीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य रोग के बारे में, जहाँ से आगे के शिफ्टों में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पूछा जा सकता है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये जो आपके पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। वहीं अगर फैट सॉल्युबल विटामिन की बात कर ले यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके विटामिन के, ई, डी और ए ये जो आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसके अलावा विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो देखिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है ना, वो रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस रोग जो है ये होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम की बात कर ले तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है ये आपका थायमीन होता है। और विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी नामक रोग होता है। वहीं विटामिन B2 की बात कर ले तो इसका जो रासायनिक नेम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है और इसकी कमी से ग्रोथ और बैड स्किन होता है। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोबाल्मिन होता है और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। विटामिन C का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से जो आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D की बात कर ले तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरोल होता है और इसकी कमी से आपका रिकेट्स रोग होता है। विटामिन K की बात कर ले तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो फाइलोक्विनोन होता है और इसकी कमी से जो है आपका ब्लड क्लॉटिंग होता है, यानी रक्त में जो है धक्का नहीं जम पाता, वो आपका विटामिन K के कारण हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल ये जो है कब से कब तक रहा था। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है ये 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक जो है दिल्ली का सुल्तान रहा था। और मैं आपको बता दूं कि खिलजी वंश के जो है टोटल 6 शासक जो थे वो दिल्ली के सुल्तान रहे थे। और ये जो आपके दूसरा शासक था, खिलजी वंश का दूसरा शासक कौन था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। तो 1296 से 1316 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसके बचपन का जो नाम था ना वो अली गुर सास्प था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो ये जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था और इसका जो शासन काल है ये 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक रहा था। वहीं अगर बात कर ले खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था दिल्ली पर, तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक जो है ये शासन काल रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो देखिए संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में जो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने छऊ को जो है सांस्कृतिक नृत्यों की सूची में भी जो है इसे शामिल किया है, जो कुल जो है आपके 9 शास्त्रीय के रूप को जो है ये बनाता है। तो आपके ऑप्शन में या तो 8 दिया होगा या फिर 9 दिया होगा, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन दिए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आपके जो 9 शास्त्रीय नृत्य है वो कौन कौन से हैं, तो पहला तो आपका भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु राज्य का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। सेकंड आपका कथक है जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। थर्ड आपका कथकली जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। चौथा आपका कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जो आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम के बारे में बात कर ले तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो है ये आपका असम का जो है शास्त्रीय नृत्य है। और छऊ जो है ये आपका पूर्वी भारत का जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दिसंबर 2021 में किस राज्य ने जो है तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया है। तो देखिए दिसंबर 2021 की बात कर ले तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जो है तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया है।
तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2021 में किस राज्य ने जो है ऑनलाइन सट्टेबाजी यानी जो ऑनलाइन जुआ गेम होता है ना, जैसे कि आपका ड्रीम 11 प्लस, ये सब जो गेम होते हैं ऑनलाइन सट्टेबाजी, इस पर प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया है। तो देखिए ऑनलाइन सट्टेबाजी की बात कर ले तो सितंबर 2021 में कर्नाटक राज्य ने जो है ऑनलाइन सट्टेबाजी पर जो है ये प्रतिबंध लगाया है। तो अगर ये पूछा गया था तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यूपीआई 123 पे ये जो है किसने लॉन्च किया है, यानी हु हैज़ लॉन्च्ड यूपीआई 123 पे, यानी यूपीआई 123 पे को जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास के द्वारा 8 मार्च 2022 को जो है इसे लॉन्च किया गया है। तो आपके ऑप्शन में आरबीआई दिया गया था, तो आरबीआई आपका करेक्ट आंसर होगा। और कब लॉन्च किया गया था तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 8 मार्च 2022 में जो है ये आरबीआई के द्वारा शक्तिकांत दास के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1956 के औद्योगिकरण नीति प्रस्ताव का उद्देश्य जो है ये क्या था। तो देखिए 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प का जो प्रस्ताव का उद्देश्य था ये आपका क्षेत्रीय समानता की नींव रखना था। तो क्षेत्रीय समानता आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस नीति का जो उपयोग है ना ये पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है ये किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इस क्वेश्चन के आप एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए दोस्तों, जो कि आगे की शिफ्ट में आपसे जरूर पूछे जाएंगे, जैसे कि यूपीआई 123 पे का जो है फुल फॉर्म पूछा जाएगा। तो देखिए यूपीआई 123 पे का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आपका यानी एकीकृत भुगतान इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गणगौर ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका गणगौर है ना ये आपका राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है और इसे राजस्थान में जो है गणगौर त्यौहार पर किया जाता है। तो अगर प्रश्न ये भी पूछा जाए कि गणगौर त्यौहार ये जो है किस राज्य का त्यौहार है तो ये आपका राजस्थान राज्य का त्यौहार है। और मार्च अप्रैल के दौरान भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा जो है बड़े धूमधाम और भक्ति के साथ जो है इसमें किया जाता है। और यह जो आपका फसल वसंत और वैवाहिक निष्ठा का उत्सव भी है। और गणगौर पर्व जो है ये चैत्र के पहले दिन से जो है ये शुरू होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2021 में बसवराज बोम्मई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो है ये शपथ लिए हैं। तो देखिए 2021 में बसवराज बोम्मई ने जो है ये कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है ये शपथ लिए थे। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 में ड्रोन महोत्सव ये जो है कहाँ मनाया गया है। तो देखिए 2022 में ड्रोन महोत्सव की बात कर ले तो ये आपका 2 दिवसीय रहा था, जो कि आपका 27-28 मई को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है इस महोत्सव का उद्घाटन किया था। तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी योजना जो है 2016 में चलाई गई थी, जहाँ पे ऑप्शन में आपका मनरेगा, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ना ये आपका 5 अप्रैल 2016 को जो है ये योजना आपका शुरू किया गया था। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और स्टैंड अप इंडिया योजना को जो है कब तक बढ़ा दिया गया है तो इसे 2025 तक जो है बढ़ा दिया गया है। बात कर ले ये जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। और किस मंत्रालय के द्वारा अगर ये पूछा जाए तो ये आपका केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था तो देखिए स्टैंड अप इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य था ना वो अनुसूचित जाति और जनजाति तथा सभी वर्ग के महिलाओं का जो है नया उद्यम शुरू करने हेतु आर्थिक सहयोग देना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। तो ये उद्देश्य भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी इंग्लिश में जो आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से आपके प्रश्न पूछे गए थे, यानी वन हु लव्स मैनकाइंड का मतलब क्या होता है, जो मानव जाति से प्यार करता है उसे जो है क्या कहा जाता है। तो इंग्लिश में जो इसे फिलैंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी कहा जाता है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सांची का स्तूप ये जो है किस राजवंश ने बनवाया था। तो देखिए सांची के स्तूप की बात कर ले तो इसे जो है मौर्य वंश के राजा अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो वंश पूछा गया था तो मौर्य वंश आपका करेक्ट आंसर होगा।
वहीं अगर राजा का नाम पूछा गया था तो अशोक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सांची के स्तूप के बारे में, तो देखिए सांची का जो स्तूप है ना, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित छोटा सा एक गांव है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सांची के स्तूप को जो है विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, तो देखिए सांची के स्तूप को 1989 में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये जो 1939 में किसने की थी, तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना 1939 में जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और ये जो आपका फॉरवर्ड ब्लॉक था ना, ये भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था, जिसकी स्थापना 1939 में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तस्नीम मीर अंडर 19 ये जो है किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए तस्नीम मीर अंडर 19 जो है ये आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पाकिस्तान की अधिकतम आबादी यानी कौन सा समुदाय जो है पाकिस्तान में सबसे अधिक रहता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है ये आपका किसका आबादी सबसे अधिक है, तो पाकिस्तान में इस्लामियों की आबादी जो है सबसे अधिक है, लगभग 90% इस्लाम रहते हैं। और समुदाय पूछा गया था, तो समुदाय की बात कर ले तो पाकिस्तान में सुन्नी जो है 85 से 90% रहते हैं, जबकि सिया समुदाय की बात कर ले तो ये 10 से 15% रहते हैं। तो सुन्नी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सप्रू समिति रिपोर्ट ये जो है कब दी गई थी, तो देखिए सप्रू समिति रिपोर्ट की बात कर ले तो इसे जो है नवंबर 1944 में दिया गया था, तो 1944 आपका करेक्ट आंसर हो। बात कर ले सप्रू समिति रिपोर्ट के बारे में, तो इसने जो है भारत के विभाजन के प्रस्ताव को खारिज भी किया था। और इसका जो संबंध है ये किससे है, तो देखिए सप्रू समिति रिपोर्ट का जो संबंध है ना, ये आपका अल्पसंख्यकों की राजनीतिक और नागरिक अधिकार से संबंधित है, जिसके प्रमुख कौन थे, तो तेज बहादुर सप्रू थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द अदर साइड ऑफ साइलेंट की रचना ये जो है किसने की है, तो देखिए द अदर साइड ऑफ साइलेंट ये जो पुस्तक है ना, ये जो आपका उर्वशी बुटालिया के द्वारा लिखा गया है, तो उर्वशी बुटालिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में स्थित सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो देखिए भारत में स्थित सबसे जो ठंडा स्थान है ना, ये आपका द्रास है, जिसे जो है क्या कहा जाता है, तो द्रास को जो है आपका लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और द्रास जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर के कारगिल जिले में जो है ये आपका पड़ता है। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दक्षिण में भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है, तो देखिए दक्षिण में अगर भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र की बात कर ले तो ये आपका कोडाई कनल है। तो कोडाई कनल फिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।